एक ही पेड़ पर बसा 12 बहू का ससुराल। देखा, हमने पेड़ों पे कितना बढ़िया घर बना लिया। मुझे तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमें उस टूटे फूटे घर से छुटकारा मिल गया। विश्वास कर लीजिए भाभी, क्योंकि यही सच है। अरे क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। कुछ नहीं पापा जी, बस हम अपने पुराने दिनों को सोच रहे थे। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमने मिलकर उन दुख से भरे दिनों को काट के यहाँ पेड़ों पे अपना नया संसार बसा लिया है। सही बात है, मुझे तो नई बहुओं के गृह प्रवेश का दिन याद आ जाता है। कितने संकट में थे हम लोग। आओ बहुओं, आज तुम्हारा इस घर में गृह प्रवेश है। माँ जी आप थोड़ा जल्दी करिए ना, बारिश हो रही है, हम भीग रहे हैं। हाँ बहू, कर रही हूँ। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और नंदिनी को बिना गृह प्रवेश के ही अपनी 6 नई बहुओं को घर में प्रवेश कराना पड़ता है। किस्मत के मारे हैं हम। 5 मिनट की रस्म थी, लेकिन बारिश को अभी ही तेज होना था। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी नई बहुएं भीग गई हैं, इनके कपड़े बदलवा देते हैं। हाँ बेटा, जाओ तुम लोग कपड़े बदल लो। नंदिनी और रामप्रसाद का 2 कमरे का ही मकान था, जिसमें एक ही बाथरूम था। उनके 12 बेटे थे, जिनमें से 6 की शादी पहले ही हो चुकी थी। बाकी 6 की दुल्हन बाद में आती है, जिनका गृह प्रवेश नहीं हो पाता। एक ही बाथरूम होने की वजह से सभी बहुओं को लाइन लगाकर बाथरूम में जाना पड़ता, जिसमें बहुत समय लग जाता था। इनमें से 2 नई बहुओं को जुकाम भी हो जाता है। अच्छी, अरे अरे, लगता है तुम्हें जुकाम हो गया है। तुम लोग जाओ जल्दी से कपड़े बदलो, नहीं तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। कमला के कहे अनुसार जिन बहुओं की तबीयत बिगड़ रही थी, उन्होंने झटपट बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लिए। भाभी कपड़े कहाँ सुखाएं, घर में जगह ही नहीं है और बाहर बारिश हो रही है। ऐसा करो पूनम, वो खिड़की से जो पेड़ दिख रहा है ना, वहीं पे जाकर डाल दो। एक वही जगह है जहाँ फिलहाल पानी नहीं आ रहा है। कमला जैसा कहती है, नई बहुएं वैसा ही करती हैं। सभी जाकर बारी बारी से पेड़ की डालों पर अपने अपने कपड़े सुखाने को टांग देती हैं। माँ जी, हमारे घर में तो पहले ही इतने लोग थे, लेकिन तब भी किसी तरह खाना बन जाता था। लेकिन अब तो हमारी 6 नई देवरानियां भी आ गई हैं। अब इन बर्तनों में इतने लोगों का खाना बन पाना बहुत मुश्किल है। हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, हमें इसी में खाना बनाना होगा। ऐसा कर लो, खाना 2 बार पका लो। एक बार में 6 बेटे बहुओं के लिए और दूसरी बार में बाकी के 6 बेटे बहुओं के लिए। उसी में हम लोगों का भी बना लेना। ठीक है माँ, लेकिन ऐसे खाना बनाने में लकड़ियाँ ज्यादा लगेंगी। अरे अब लगेंगी तो लगेंगी, क्या कर सकते हैं। हाँ 2 बार बना। वैसे ही नंदिनी और रामप्रसाद का परिवार गरीबी की मार झेल रहा था, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अरे ये क्या, मेरे सर पे पानी की बूंद कहाँ से गिरी? माँ जी, माँ जी ये देखिए, हमारी तो छत भी टपक रही है। इसमें कुछ नया नहीं है, बारिश के दिनों में छत टपकती ही है। ऐसा कर, जहाँ जहाँ टपक रहा है वहाँ वहाँ बर्तन लगा दे। संगीता जहाँ जहाँ टपक रहा था वहाँ वहाँ बर्तन रख देती है, लेकिन ऐसा करने से कई जगह बर्तन रखने पड़े थे, जिसकी वजह से घर में चलने में भी बहुत दिक्कतें आ रही थी। अरे शालिनी, तुम्हारे ससुर बैठे हैं सामने, तुम्हारे जेठ बैठे हैं, सर पर पल्ला रख लो। इतना भी पता नहीं है क्या तुम्हें? नंदिनी के ऐसा कहने पर शालिनी सिर पे पल्ला रख तो लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कोस भी रही थी। पहले तो इस घर में इतनी सी जगह में इतने लोग हैं, और अब माँ जी घूंघट के लिए भी कह रही है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इतनी ही देर में। शालिनी की डांट से बाकी नई बहुएं भी घूंघट ले लेती हैं, लेकिन इससे उन्हें और परेशानी हो रही थी। ढंग से न देख पाने की वजह से बार बार बर्तन में भर रहा पानी उनसे गिर जाता। अरे अरे, तुम लोगों ने पहली बार घूंघट लिया है क्या कि दिख नहीं रहा? सारा पानी तो गिरा दिया, वैसे ही बाहर पानी पानी हुआ है और तुम लोग अंदर भी पानी पानी कर रही हो। वैसे माँ जी लगता है कि अब बारिश थम रही है धीरे धीरे। हाँ थम तो रही है, पूरी तरह से थम जाए तब जाकर हमारे लिए थोड़ा सुकून लायक होगा। कुछ देर बाद बारिश पूरी तरह से थम जाती है, लेकिन तभी एक अधिकारी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। जी, कोई है? जी बताइए। क्या आप इस घर के निवासी हैं? जी हाँ। तो आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन क्यों? देखिए ऊपर से ऑर्डर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस जमीन पर आपने अपना घर बनाया है वो सरकारी जमीन है। आपके घर के पीछे जो रेलवे लाइन जाती है अब वो डबल होगी,
जिसके लिए आपको ये घर अब छोड़ना पड़ेगा। इतना कहकर अधिकारी वहां से चला जाता है। अब हम कहाँ रहेंगे भैया? अरे अभी किसी तरह एक दिन ही तो बीते थे नई बहुओं को आए हुए, वैसे ही दुख के दिन नहीं बीत रहे थे। पता नहीं अधिकारी कहाँ से टपक पड़ा। घर जाने की खबर सुनकर सभी घर वाले मायूस हो जाते हैं। तभी रामप्रसाद बाहर से आता है। हो सकता है कि भगवान हम पर थोड़ा मेहरबान हो जाए। मतलब साफ साफ बताइए बाबूजी। अरे सिर्फ हमारे घर ही नहीं जा रहे, आस पड़ोस के सभी के घर जा रहे हैं। सबको मुआवजा मिलेगा। बाबूजी लेकिन हमने तो ये घर गैर कानूनी तरीके से बनाया है, क्या सरकार हमें मुआवजा देगी? पता नहीं, लेकिन भगवान का नाम लेकर एक बार उस अधिकारी से मदद के लिए बात कर सकते हैं। वही सबके मुआवजे की कार्रवाई करेगा। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, कम से कम हमें एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। चलिए हम सभी मिलकर बात करने चलते हैं। सभी घर वाले अधिकारी के पास बात करने के लिए जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ भीड़ क्यों लगाए हो? जो भी बात है लाइन लगा कर करो। साहब हम लोग गरीब हैं, घर जा रहा है, सुन के ही धक्का लगा है कि अब कहाँ रहेंगे। मुआवजा के बारे में अगर कुछ पता चल सके तो मेहरबानी हो जाएगी। अच्छा रुको मैं देखता हूं, क्या नाम है तुम्हारा? रामप्रसाद साहब। अधिकारी अपने रजिस्टर में चेक करने के बाद, चाचा किस मुंह से आए हो यहाँ मुआवजे की बात करने? जिस जमीन पर घर है तुम्हारा वो तो सरकार की जमीन है, जो तुमने बिना सरकार से पूछे हड़प ली है। भैया मदद कर दो, हम गरीब कहाँ जाएंगे, एक यही तो सहारा है। चाची रोने से कुछ नहीं होगा। खैर मनाइए कि मैं आप सबको जेल में नहीं डाल रहा, वरना तो जुर्म आपने किया है उसके लिए आपको 10 साल की जेल हो सकती है। अच्छा यही रहेगा कि आप यहाँ से जल्दी चले जाइए। अधिकारी सभी घर वालों को वहां से भगा देता है। सभी घर वाले मायूस होकर अपना सामान बांध के सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठते हैं। अरे हाँ, याद आया, हमारे गांव में भी एक पुश्तैनी घर है, क्यों ना हम वहां चले? अरे हाँ, हम वहां जा सकते हैं, वहीं चलते हैं। सभी घर वाले अब अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचते ही, अरे ये क्या बाबूजी, हमारा पुश्तैनी घर भी तो पूरी तरह से टूट चुका है। देखिए ना, इसकी आधी छत तो गिर चुकी है। अरे मुझे क्या पता था कि हमें किस्मत का ऐसा थप्पड़ पड़ेगा कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब तो ये घर भी नहीं बचा, बचा के हमारे पास अब ये विशाल पेड़ ही बचा है जो हमने बचपन में खेल खेल में लगाया था। आज यही पेड़ कितना विशाल हो गया है। इतनी दूर से यहाँ आए हैं, क्यों ना आपके लगाए हुए इस विशाल पेड़ के नीचे हम कुछ देर आराम कर लें। यहीं बैठ के सोचते हैं कि आगे क्या करना है। सभी घर वाले उस विशाल पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। माँ मैं मोनू के साथ खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन यहीं आसपास में रहना, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है माँ, चल मोनू छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ पहले तू अपनी आंखें बंद कर, मैं छुपता हूँ। ठीक है जाके छुप जा, मैं 10 तक गिनती करूँगा। सोनू 10 तक गिनती गिनता है। तभी मोनू पेड़ के अंदर जाके छुप जाता है। तभी ममता ये चीज देख लेती है। अरे मोनू, मोनू कहाँ गया? भाभी देखिए ना, मोनू पेड़ के अंदर गया है क्या? रुको देखो तो। मोनू, मोनू कहाँ हो? क्या माँ, आपने सारा प्लान ही खराब कर दिया। अब सोनू को पता चल जाएगा कि मैं पेड़ के अंदर छुपा था। बेटा पेड़ के अंदर नहीं जाते। माँ पेड़ में जगह है। ये मोनू, मैंने तुझे पकड़ लिया, तू पेड़ के अंदर छुपा था ना। मुझे तेरी जगह भी पता चल गई। ये देखो माँ, मोनू पेड़ के अंदर जा चुका था। क्या पेड़ में इतनी जगह है? रुको देखती हूँ। ममता पेड़ के अंदर झांकती है। क्या हुआ ममता, तुम अंदर क्या देख रही हो? कोई बात है क्या? नहीं भाभी, बस कुछ सोच रही थी। अरे क्या सोच रही है? सोचना ही है तो कुछ ऐसा सोच जिससे हमारी परेशानी दूर हो। हाँ माँ, परेशानी को दूर करने के बारे में ही सोच रही हूँ। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। मुंह से बता दे बेटा, आमतौर पर सब मुंह से ही बताते हैं। बाबूजी आप मजाक कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे दिमाग में जो तरकीब है वो सुन के आप लोग मानेंगे ही नहीं, तो आप लोगों को समझ में आए ऐसे किस तरह से बताऊं, ये कह रही थी मैं। अच्छा चल बता दे, हम सब तेरी बात समझेंगे। बाबूजी क्यों ना हम इस पेड़ में अपना घर बनाए, जैसे मोनू पेड़ के अंदर छुप गया था। लगता है
थकान से तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। भला पेड़ में कोई कैसे घर बना सकता है? अरे ये कुछ भी बोलती है जी, आपस की बातों पे ध्यान ना दो। माँ, बाबूजी, देखिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इतना बड़ा परिवार है, बच्चे हैं, शहर में कुछ नहीं बचा और अब गांव आकर भी हमें खंडहर ही मिला है। अब ऐसे में अगर ममता ने तरकीब दी है तो क्यों ना उसे आजमाया जाए, क्या पता वो काम ही कर जाए। ये पेड़ इतना विशाल है, इसकी जड़ें कितनी मजबूत है और इसकी शाखाएं भी देखिए ना कितनी मोटी है, मानो एक नहीं कई कमरे इसमें समा जाएं। तू जो कह रहा है वो कहने और सुनने में ठीक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा करना संभव नहीं है। तो हम संभव बनाएंगे और कोशिश करेंगे। सही कह रही हो ममता, जब हमारे पास दूसरा विकल्प है ही नहीं तो हमारे पास जो है हमें उसी को अपना आश्रय बनाना चाहिए। बताओ ममता, हम आगे शुरुआत कैसे कर सकते हैं? देखिए बाबूजी, मोनू पेड़ में घुस गया था, इसका मतलब कि पेड़ के अंदर ढेर सारी जगह पहले से ही है। हमें बस पेड़ में थोड़ी खुदाई करके उसे कमरे का आकार देना है। ठीक है, तो हम सब मदद करेंगे। चलो अभी से काम शुरू करते हैं। हाँ भैया, लेकिन खोदने के लिए हमें औजार की जरूरत पड़ेगी। औजार का बंदोबस्त हम करते हैं। हम आसपास की लकड़ियां, रस्सी और कुछ नुकीले पत्थर लेकर आते हैं, उससे हथियार बनाकर हम खुदाई शुरू कर सकते हैं। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। प्रमिला के कहे अनुसार सभी जेठानियां और देवरानियां लकड़ी, पत्थर और रस्सी का इंतजाम करके हथियार बना देती हैं। ये लीजिए, आप लोगों को हथियार चाहिए थे ना, बन गया हथियार। अब हम काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, अब काम हो जाएगा। चलिए भैया, हम खुदाई का काम शुरू करते हैं। मैं कह रहा था कि क्यों ना हम काम बांट लें, 4 से 5 लोग खुदाई कर लें, बाकी हम लोग दरवाजे और कुर्सी, मेज ये सब बना लेते हैं। हाँ, और तब तक हम लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करते हैं। सामान तो है ही हमारे पास, खाने का बंदोबस्त हो जाएगा तो काम करने की हिम्मत मिलेगी। हाँ भाभी, ठीक कह रही हैं आप। चलिए लकड़ियाँ बीनने चलते हैं। जाओ तुम लोग, कोशिश करो, हम तो बूढ़े हो गए, थकान से बदन टूट रहा है, मुझसे तो कोई काम नहीं होगा। माँ, बहू जी, आप आराम करिए, जिंदगी भर आप हमारा सहारा बने, अब और कष्ट नहीं होने देंगे आपको। आप यहाँ लेट जाइए। ममता, तू माँ के पैर दबा दे, और अमन, तू बाबूजी के पैर दबा दे। हम लोग बाकी काम के लिए बहुत हैं। ठीक है भैया। अमर और ममता माँ बाबूजी के पैर दबा रहे थे। पांचों बड़े भाई खुदाई करने में व्यस्त थे। बाकी के 6 बेटे लकड़ियां काटकर रसोई के लिए दे रहे थे और कुर्सी, मेज, दरवाजा बना रहे थे। बड़ी बहुएं लकड़ियां ला रही थीं और छोटी बहुएं खाने की तैयारी कर रही थीं। इस तरह से पूरा परिवार एकजुट होकर अपने घर को बनाने में लगा था। काम करते करते शाम हो गई और एक नीचे कमरा बनकर तैयार हो गया। अरे वाह, ममता ने ठीक कहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस पेड़ में इतना सुंदर कमरा बनकर तैयार हो सकता है। चलो अंदर चलते हैं। सभी अंदर जाते हैं। वाकई में कहना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया रहने की जगह हो गई। ये हमारे उस पुराने घर से भी बेहतर और मजबूत है। हाँ, लेकिन ये कमरा इतना बड़ा भी नहीं है। देखिए ना, हम सबके आने के बाद इस कमरे में तो जगह ही नहीं बची कि हम इसमें अपना कोई सामान भी रख सके। हाँ, बात तो सही कह रही हो। वैसे देखा जाए तो ये पेड़ काफी विशाल है, इसमें अभी बहुत जगह है। क्यों ना कल हम एक और कमरा बना लें? हाँ भैया, कल हम एक और कमरा बना लेंगे। हाँ, ऐसा करते हैं। खा पी के हम मर्द लोग बाहर ही बिस्तर डालकर सो जाते हैं और महिलाएं आराम से अंदर सोएं। क्या बोलते हैं बाबूजी? हाँ हाँ बिल्कुल। औरतें थोड़े घर के बाहर सोएंगी, औरतें पेड़ घर में ही सोएंगी। सभी खाना खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। आदमी पेड़ घर के बाहर और औरतें पेड़ घर के अंदर। अगले दिन दोबारा से सब उठकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं जैसे पहले दिन लगे थे, और उस तरह से शाम तक वो दूसरा कमरा भी तैयार कर लेते हैं। चलो, दूसरा कमरा भी बन गया। गेट, कुर्सी, मेज भी बनकर तैयार है। अब रहने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो सब लोग अंदर चलो। सभी अंदर जाते हैं, लेकिन फिर से कमरा भर जाता है। ये क्या, कमरा तो फिर से भर गया। 2 कमरे बन गए, लेकिन अभी भी जगह की कमी हो रही है। क्यों ना हम और कमरे बना लें? पेड़ में तो अभी भी बहुत जगह है। मुझे तो लगता है कि कुछ नहीं तो 10 घर और बन सकते हैं। हाँ, बात तो सही कह रही बहू। क्यों ना हम ऐसा करें कि 12 बेटों के लिए 12 कमरे बना लेते हैं। 2 तो बन गए हैं, बाकी के 10 भी बनाकर हम सीढ़ियां बना लेंगे, जिससे चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होगी। क्या बोलती हो भाग्यवान? मेरा तो सपना था कि मेरा भी ऐसा घर हो जिसमें 12 कमरे हो। लगता है इस तरकीब से सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, हम 12 कमरे बनाते हैं। तो ठीक है, फिर कल से ही काम शुरू कर देंगे। इस तरह से अगले दिन से ही सब काम पर लग जाते हैं और अगले 10 दिनों में बाकी के 10 कमरे भी बनकर तैयार हो जाते हैं।
आखिर 12 बेटों के लिए 12 कमरे बन ही गए। कितने बढ़िया कमरे बने हैं। तुम 12 लोग एक एक कमरा ले लो और अपना सामान रख लो। हम तीनों बारी बारी से सभी कमरों में आकर रह लेंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। माँ, मैं सबसे ऊपर वाले कमरे में रहूंगी। हाँ हाँ ठीक है, जहाँ रहना है वहाँ रह, सब अपना ही है। सब अपने अपने कमरों में सामान सेट कर लेते हैं। पेड़ के नीचे वाले हिस्से में दूसरी तरफ उन्होंने अपना छोटा सा किचन भी सेटअप कर लिया था। अब रामप्रसाद और नंदिनी का परिवार खुशी खुशी रह रहा था। सभी बेटों ने कुछ न कुछ काम देख लिया था। कुछ बेटे खेती भी करके घर के अनाज का बंदोबस्त कर लेते हैं। सब खुशी से रह रहे थे। बाबूजी कहाँ खो गए आप? अरे मैं पुराने दिन याद करने लगा। चलो छोड़ो, जाओ तुम लोग आराम कर लो, काम करके थक गई होगी। ठीक है बाबूजी। प्रमिला वहां से जाती है। तभी एक दिन वही अफसर गांव में आता है जिसने रामलाल के परिवार को घर से निकाला था। अफसर उसी पेड़ घर के सामने से गुजरता है। अरे तुम लोग यहाँ पे? तुम लोग वहां से निकाले गए तो यहाँ आ गए, और यहाँ आए भी तो इस पेड़ को हड़प लिया। वाह, रुको मैं अभी गांव वालों को बुलाता हूँ। अरे बेटा, ये पेड़ हमारा ही है, हम किसी दूसरे के पेड़ पर अपना अधिकार नहीं बता रहे। अरे हरि काका, ललित काका, जरा आइए यहाँ। अरे बिट्टू, ये कब आया? हरि और ललित अफसर के पास जाते हैं। अरे बिट्टू, तू कब आया? अफसर बनने के बाद पहली बार गांव आया है? हाँ काका, और आते ही क्या देखता हूँ कि ये लोग इस पेड़ को हड़प के बैठे हैं। आपको पता है, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है वहां से मैंने इन लोगों को भगाया था, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से वहां पर रह रहे थे। और जरा अब इनकी हिम्मत तो देखिए कि हमारे गांव में आकर भी यहाँ हड़पने का सोच रहे हैं। लेकिन काका आप चिंता मत करिए, मैं आ गया हूं ना, इन लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगा। क्या नहीं करने देगा बेटा? इन लोगों को नहीं रहने दूंगा। बेटा, आज तू जिन्हें यहाँ से निकालने की बात कर रहा है, इनकी वजह से ही तू आज अफसर के पद पर बैठा है। ललित, ये बिट्टू है। बिट्टू, ये तेरे वही चाचा हैं जिनकी उंगली पकड़ के तू चलना सीखा है। इन्होंने तो तेरे परिवार की कितनी मदद की। तुझे पढ़ाने के लिए ये तेरे माँ बाप से तक लड़ गए थे। आप मेरे छोटे चाचा हैं। अरे तू मेरा बिट्टू है, कितना बड़ा हो गया है, अफसर बन गया मेरा बिट्टू। मुझे माफ कर दीजिए छोटे चाचा, आपको पहचान नहीं पाया। इतने सालों से आपको देखा नहीं था ना। चलिए छोटे चाचा, आप मेरे घर चलिए, आप सभी मेरे घर चलिए। ना बेटा, अब तो इसी पेड़ घर में हमें सुकून मिलता है। बेटों ने भी काम ढूंढ लिया है तो गुजारा भी हो जाता है। आज तुझे भी कामयाब देख लिया तो बहुत खुशी हो रही है। चाचा मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने माफ कर दिया। शायद अगर तू वैसा न करता तो आज हम अपना 12 कमरों का पेड़ घर भी नहीं बना पाते। तूने तो उल्टा अच्छा ही किया है। अब तो उदास ना हो बच्चे। हाँ, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। आपको कभी भी कोई भी जरूरत हो तो मुझे बेहिचक बताइएगा। क्यों नहीं बेटा, अब तू आ गया है तो तुझसे ही तो कहूंगा। इस तरह से अधिकारी को अपने लिए पछतावा होता है, लेकिन रामप्रसाद उसे माफ कर देता है। अब सब खुशी से रहते हैं और अधिकारी यानी बिट्टू भी अब रामप्रसाद की मदद के लिए आता जाता रहता है।